नमस्कार दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? और इसका पार्ट 1 पहले करा चुके हैं, या पार्ट 2 है। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल क्या कह रहा है कि योगी किसे कहते हैं? योगी दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनते हैं, उसे हम योगी कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलाकर मिश्रण बनते हैं, जैसे कि सिरका, पीतल आदि। प्रतीक किसे कहते हैं? प्रतीक किसी वस्तु के नाम को जो कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में प्रतीक करना ही प्रतीक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाँच पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र एवं मंद परिवर्तन, अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित एवं अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्ती तथा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? मिट्टी पटल हल किस प्रकार का कोण काटता है? आयताकार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि परमाणु का आवेश होता है, परमाणु का आवेश शून्य होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि परमाणु संख्या क्या है? वह मूलभूत संख्या है जो उस परमाणु के नाभिकी में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इन प्रोटॉन की संख्या इसे प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? परमाणु भार किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिए आजकल इसे हम सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और परमाणु भार बराबर होता है कि तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बटे में C12 का परमाणु भार और बटे में 12। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणुओं के द्रव्यमान को बताने वाला एकक यह C12 परमाणु के 1/12वां अर्थात 1.6603 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। तुल्य का मतलब बराबर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे कि 2, 8, 2 इसी को संयोजकता बोलते हैं ना। ये जो अंतिम कोश में उपस्थित होता है उसी को संयोजकता बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है NaOH होता है, और सोडियम क्लोराइड होता है HCl होता है। जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ में जल का निर्माण होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र परिवर्तन, तो देखिए तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र गति परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तिल्ली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना, ये तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। और देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ उड़ जाता है तो यह प्रक्रिया वाष्प की वाष्पन कहलाती है। चलिए अगला सवाल कहते हैं चाल किसे कहते हैं और इसका मात्रक लिखिए। चाल का मात्रक
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल कह रहा है कि फसल चक्र या फसल चक्र क्या है अथवा फसल चक्र किसे कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फसल चक्रण किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लगाने की प्रक्रिया जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो पाए फसल चक्रण कहलाता है। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों को इस क्रम में बोया जाना चाहिए कि भूमि की उर्वरा शक्ति कभी न कम हो पाए और उपज भी अच्छी मिले। इस प्रकार अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ईंधन को परिभाषित कीजिए। ज्वलन ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है। इसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन तथा गैस ईंधन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, CO2 प्लस 12H2O। अब देखिए, इसका अभिक्रिया कराना है तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6H2O और प्लस 6O2 बनेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जांघ की अस्थि का क्या नाम है। जांघ की अस्थि का नाम फीमर है, फीमर। देखिए, फोर Na प्लस O2 का समीकरण को पूरा करना है तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, सोडियम कितना है, देखिए Na यहाँ पे कितना है, 4 है तो देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पे लिख देंगे O। ये सूत्र हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी परमाणु संख्या को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान तथा उस तत्व का प्रतीक करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। इसका हो जाएगा XZA हो जाएगा। तो देखिए ए हो जाएगा जहाँ परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा और जेड हो जाएगा परमाणु संख्या, एक्स हो गया तत्व हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, टीकाकरण क्या है लिखिए। देखिए 2023 में आया हुआ प्रश्न है। टीकाकरण की परिभाषा, उपयुक्त समय पर रोग जनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंच जाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर तथा दूसरी 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सरल मशीन कितने प्रकार के होते हैं। सरल मशीन 5 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक होता है, पेच होता है, झुका हुआ तल, घिरनी, पहिया और धुरी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। वो बुध ग्रह है। अगला सवाल है कि मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव को उपस्थित में 29 होती हैं, 29 होती हैं हड्डियाँ। चलिए अगले सवाल होते देखिए, मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जक अंग द्वारा होता है। पिलियन नालिकाओं की मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। चलिए अगला सवाल है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलकों के 2 उदाहरण लिखिए। चाकू, चिमटा और चाकू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिरके का सूत्र लिखिए। तो सिरका का सूत्र था CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिश्रण हल का उपयोग लिखिए। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है, जिसे मिश्रण हल कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण क्षमता में क्या अंतर है। नवीनीकरण संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होती है, जबकि अनवीनीकरण संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है,
वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम लिखिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? मेरस्मस रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कास्टिक सोडा तथा और खाने वाले सोडा का सूत्र लिखिए। कास्टिक सोडा का NaOH, जिसे कास्टिक सोडा सोडा कहते हैं, और खाने वाला सोडा NaHCO3, जिसे खाने वाला सोडा बोलते हैं। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। मेल्थिलियन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है? सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.9 करोड़ किमी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए किसी एक अम्ल और एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। अम्ल होता है, देखिए HNO3 होता है, H2SO4 होता है, HCl होता है, और क्षार में होता है NaOH, KOH, NH4OH, MgOH2। ये देखिए क्षार हो गया, यह अम्ल हो गया। अम्ल उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, और क्षार उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है। चलिए यहाँ पे Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो इसमें लोहे की संयोजकता 3 होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऊर्जा के संरक्षण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? लिखिए संवहन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? देखिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त एवं कितने वर्ग हैं? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 9 वर्ग हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, और यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहा जाता है। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सौरमंडल के ग्रहों का नाम लिखिए। ये भी देखिए 2022 में आया हुआ है। सौरमंडल के ग्रहों का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तारामंडल क्या है? आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम वशिष्ठ और ओरियन, सप्तऋषि तथा कृत्तिका। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? छाया क्या है? छाया क्या है? चलिए देखिए देखते हैं छाया क्या है। देखिए जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है, तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु का छाया कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा प्रथम उत्तोलक के उदाहरण लिखिए। उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ये देखिए 2020 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आयाम बीच में होता है, और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आयाम होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे कैंची हो गया, तराजू हो गया, हैंडपंप हो गया आदि। देखिए वसा को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी देखिए 2020 में आया हुआ प्रश्न है। वसा को कितने भागों में बांटा गया है? वसा को 3 भागों में बांटा गया है। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा तथा और बहु संतृप्त वसा। देखिए संतृप्त वसा में होता है मक्खन होता है, घी होता है, वनस्पति होता है, नारियल का तेल होता है। और असंतृप्त में होता है, ये देखिए 3 प्रकार का होता है। तो पहला हो गया, और दूसरा हो गया असंतृप्त हो गया, तीसरा हो गया असंतृप्त। असंतृप्त में हो गया मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, जैतून का तेल हो गया।
और एक बहुसंतृप्त होता है, जैसे सूर्यमुखी होता है, सोयाबीन होता है और मकई का तेल होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए समीकरण दे दिया, इसको पूरा करना है। देखिए CaCO3+2HCl और समीकरण को पूरा करना है। जैसे CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और 2HCl को हाइड्रो हाइड्रोक्लोराइक अम्ल कहते हैं। तो देखिए इसका अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड बनता है, प्लस जल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका सूत्र होता है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2 प्लस जल का सूत्र होता है H2O होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला सवाल है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम लिखिए। कृषि के प्रमुख यंत्र, हल हो गया, बटेला हो गया, परख हो गया, रेक हो गया, फावड़ा हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हैरो हो गया, कल्टीवेटर हो गया, डिबलर हो गया, आदि हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं, मृदा अपरदन क्या है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने की क्रिया को मृदा कहते हैं। अगला सवाल है कि बीज बोने की प्रमुख प्राचीन विधियां कौन सी हैं? तो हाथ से छिड़काव विधि है। चलिए कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य अदिश राशि है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? यमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए अगला सवाल है क्या है, अगला सवाल क्या है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण कहलाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। देखिए सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फसल किसे कहते हैं? फसल एक विस्तृत क्षेत्र में उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। चलिए फसल कितनी प्रकार की होती है? फसल कितनी प्रकार की होती है? फसल 3 प्रकार की होती है। फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल तथा जायद की फसल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? सिंचाई की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, जैसे प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि, वलय विधि, बार्डर विधि तथा डीप विधि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने करने में आसवन विधि अपनाया जाता है। जीवाश्म किसे कहते हैं? कोयला तथा पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए ऊर्जा के असीमित स्रोत या नवीनीकरण स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए वायु हो गया, सूर्य हो गया, बायोगैस हो गया, सूर्य हो गया, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसे असीमित ऊर्जा कहता है। जैसे कि रुधिर को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? रुधिर को भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन कौन से साधन आवश्यक हैं? जीवन के अस्तित्व हेतु भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। बल किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि को चलाने में किया जाता है। बायोगैस से आशय क्या है? बायोगैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ऊर्जा के सीमित स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पत्थर का कोयला या पेट्रोलियम उत्पाद के सीमित स्रोत कहलाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि झुके हुए तल की सहायता से आप किस प्रकार का
कार्य आसानी से कर सकते हैं। झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि कोशिका किसे कहते हैं? मानव शरीर जिन असंख्य छोटे-छोटे इकाइयों से मिलकर बनता है, उन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। केंद्रक क्या किसे कहलाता है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका के कोशिका रस का संवहन पिंड है। ये अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका से आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल पदार्थ को केंद्रक का जीव द्रव्य कहते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं? कोशिका के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक होता है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करें, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन-कौन से स्रोत हैं? सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वारभाटा, बायोगैस वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर कुकर से क्या तात्पर्य? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सौर कुकर को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर द्वारा भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि सौर सेल किसे कहते हैं? सूर्य की प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने की युक्ति सौर सेल कहलाता है और अधिक संख्या में विद्युत ऊर्जा द्वारा प्राप्त होने की अधिक संख्या में सौर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। हैंडपंप किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक हैंडपंप प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलक के एक-एक उदाहरण रखें। प्रथम उत्तोलक में हैंडपंप पाया जाएगा। द्वितीय उत्तोलक में पहिए की वाली ट्रॉली आ जाएगा और तीसरे उत्तोलक में क्या आ जाएगा? चिमटा आ जाएगा। चलिए अगले सवाल के, जल ऊर्जा में कौन-कौन सी ऊर्जाएं होती हैं? बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है तथा गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। ज्वारभाटा किस प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं? तो देखिए, ज्वारी लहरें की अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वार ऊर्जा को नवीनीकरण स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत ऊर्जा तैयार किया जा सकता है। इस नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम इसका सीधा होता है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हुए सरल मशीन कहलाते हैं। सरल मशीन का एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। सरल मशीन का एक उदाहरण है चाबी। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं: उपला उत्तक, संयोजी उत्तक, संवहन उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका तंत्र उत्तक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या क्या हैं? जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, नियंत्रण है तथा समन्वय है, वृद्धि तथा प्रजनन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि जीवधारियों में प्रजनन की कौन-कौन सी विधियां हैं? जीवधारियों की प्रजनन की 3 विधियां में विभक्त है: वर्धित प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहाँ रोशनी, टीवी, टेलीविजन, जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा क्या है?
वायु की गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवनशील ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? बेकिंग सोडा का नाम लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इसका उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है। और इसके बाद कह रहा है कि इसका उपयोग होता है त्वचा को गोरा करने के लिए, त्वचा को नमी मुक्त बनाने के लिए, खाद्य पदार्थों में खमीर बनाने के लिए, केक बनाने के लिए तथा ब्लीचिंग एजेंट बनाने में। वायु में वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिनों के नाम लिखिए। देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले इसका देखते हैं। वसा में विटामिन ए होता है और विटामिन ए होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल होता है और विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के होता है। वसा में होता है। इसको याद करने का तरीका है कीड़ा। देखिए विटामिन ए हो गया। देखिए वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम याद करने के एक ट्रिक होता है जिसको बोलते हैं कीड़ा। देखिए विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्थितिज ऊर्जा। सरल मशीन कितने प्रकार के होते हैं? सरल मशीन निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तोलक हो गया, पेच हो गया, घिरनी हो गया, झुका हुआ तल हो गया, पहिया हो गया तथा धुरी हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? घिरनी क्या है? घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए तथा इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल और इससे रोग होता है सूखा रोग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है और यह हम लोगों का लास्ट सवाल है आज का। चलिए क्या कह रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न आ गया। चलिए फसल चक्रण से क्या आशय है? देखिए 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए फसल चक्रण किसे कहते हैं? तो फसल चक्रण किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय में अदला बदली करके बोना फसल चक्रण कहलाता है। जैसे किसी खेत में फसल को अदल बदल के बोने की प्रक्रिया को हम लोग फसल चक्रण कहते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो पाए और आगे की फसल को और अच्छी तरह से फसल अच्छी तरह से उग सके। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।